दोस्तों, हमारे चैनल इंग्लिश आसानी से के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले लेसन में हमने हिंदी और अंग्रेजी के वाक्यों में जो बहुत छोटे बुनियादी फर्क होते हैं वो समझे। हम उसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। अक्सर क्या होता है कि जब हम किसी को वाक्य बनाना सिखाते हैं तो हम ऐसे नाम लेने लगते हैं, राम ये करता है, रमेश ये करता है, कोई नाम लेके, किसी व्यक्ति का नाम लेके हम वाक्य बनाना सिखाने लगते हैं। अब यहाँ पर यह बहुत बड़ा कंफ्यूजन आ जाता है जब उसी व्यक्ति को किसी प्राकृतिक चीज के बारे में, किसी निर्जीव चीज के बारे में, किसी परिस्थिति के बारे में बोलना होता है, या उस परिस्थिति, उस निर्जीव चीज या प्राकृतिक चीज को सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करना होता है तो हिचकिचा जाता है। तो ये कैसे हो सकता है? वो तो भाई राम था, रमेश था, दिनेश था, मदन था, ये था, ये कैसे हो सकता है? तो हम उसी चीज को और ज्यादा स्पष्ट करने के लिए थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। 2-3 लेसन्स में हम इसको बिल्कुल क्लियर कर देंगे, आपको आपकी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यहाँ हमने कुछ नए तरह के वाक्य लिए हैं वो भी सब सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य है। एक थोड़ा सा उनमें फर्क है जो आपको ये बताएगा सब्जेक्ट को, वर्ब को, ऑब्जेक्ट को, इस चीज को और ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर करेगा, स्पष्ट करेगा। तो यहां हमने एक जैसे वाक्य लिया है, शहरी जीवन आपको थका देता है। आमतौर से शहरी जीवन काफी भागदौड़ भरा, बहुत ज्यादा समय की कमी, भागदौड़, ये सब चीजें, काम इसमें शामिल होता है शहरी जीवन में। तो थक जाता है आदमी, थकना उसका स्वाभाविक है। तो बातचीत में हम लोग बोलते हैं, यार गांव की लाइफ में तो बड़े आराम था और शहर की लाइफ में तो वही थकान बहुत है। तो यहाँ ये वाक्य लेते हैं कि शहरी जीवन आपको थका देता है। यहां पर काम क्या हो रहा है? यहां पर काम हो रहा है थका देने का। अब यहां देखिए 2 शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, थका देना। कई बार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अकेले में, अपने आप में कोई अर्थ नहीं बताते। जैसे हम बोले थकना का जो मूल है शब्द थक। अब अगर हम खाली थक बोलेंगे कि शहरी जीवन आपको थक है, तो आप नहीं समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा हूं। आपको कंफ्यूजन हो जाएगा उसमें, थका देता है, नहीं थकाता है, और एक स्पष्टता नहीं है इसके अंदर। तो ऐसे में हमको ऐसे शब्दों के साथ उस क्रिया को पूरा करने के लिए साथ में एक शब्द लगाना होता है। इस नियम को हम बाद में क्लेरिफाई करेंगे, बाद में स्पष्ट करेंगे। फिलहाल आप इसको आम बोलचाल की भाषा में समझें कि हमें उसके साथ एक शब्द और लगाना होता है, तो वो उसको स्पष्ट कर देता है कि वो काम क्या हो रहा है। तो यहां काम क्या हो रहा है? थका देने का काम हो रहा है। ये दोनों शब्द मिलकर वर्ब बना रहे हैं। और ये थका देने का काम कौन कर रहा है? शहरी जीवन। यहां भी देखिए 2 शब्द है ये भी सब्जेक्ट ही करता है, लेकिन इसको 2 शब्दों में समझाया जा रहा है। और किसे थका देता है? आपको थका देता है। तो कुछ अधिक शब्दों में कर्ता को समझाने के बाद भी, कुछ अधिक शब्दों में क्रिया को समझाने के बाद भी, एक एब्स्ट्रैक्ट चीज, एक ऐसी चीज जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जैसे शहरी जीवन है, इसको आपको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इसका कोई नाम नहीं है, तो इसका इस्तेमाल करने के बाद भी हम पाएंगे कि भाई कर्ता तो वही है और क्रिया भी है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। अपनी अपनी जगह मिलकर ये एक सही सेंटेंस बना रहे हैं, सही वाक्य बना रहे हैं। और यहां पर भी नियम वही रहा हिंदी के वाक्यों का, SOV। नियम में कोई फर्क नहीं आया।
जैसा हमने पिछले वाक्य सीखते समय देखा था कि नियम हिंदी का यही आता है, SOV, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब इसको हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, अंग्रेजी में बदलते हैं। तो सब्जेक्ट हुआ सिटी लाइफ, वर्ब हुआ टायर, थकना। तो टायर्स थकाता है, थका देता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट हुआ यू, किसको थका देता है? आपको थका देता है। वही नियम हुआ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यानी अंग्रेजी का वही नियम इस्तेमाल यहां भी हुआ, SVO, जो हमने पिछले लेसन में सीखा था, वही नियम यहां भी इस्तेमाल हुआ। तो अब इससे आप ये समझेंगे कि ये नियम बदलते नहीं हैं, नियम वही रहते हैं। कर्ता को समझाने का काम एक के बजाय कई शब्द कर सकते हैं, क्रिया को समझाने का काम एक के बजाय कई शब्द कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को या कर्म को समझाने का काम एक के बजाय कई शब्द कर सकते हैं। उनको समझाने के लिए हम एक के बजाय कई शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जगह उनकी वही रहेगी। एक मैं दूसरा उदाहरण यहां पर लेता हूं, अनुभव। अब अनुभव आप को देख तो सकते नहीं, आप उसे छू भी नहीं सकते, पकड़ भी नहीं सकते, लेकिन एक चीज तो है, अनुभव हमें शिक्षा देता है। यहां काम क्या हो रहा है? अगर हम बोलेंगे अनुभव हमें शिक्षा है, तो वो शिक्षा अपने आप में है, तो वो भी समझा वर्ब को भी रही है, नाउन है वैसे वो, लेकिन वर्ब को जब वो समझा रही है तो उसके साथ हमको एक शब्द और लगाना पड़ता है। तो शिक्षा देना ये क्रिया है, वर्ब है। तो यहां काम क्या हो रहा है? शिक्षा देने का काम हो रहा है, वर्ब। ये काम कौन कर रहा है? अनुभव, हमारा एक्सपीरियंस। आपको भी पता है, जब आप सड़क पे चलते हैं और केले के छिलके पे आपका पैर पड़ जाता है तो फिसल जाते हैं, चोट लगती है। तो ये आपके अनुभव में, आपके एक्सपीरियंस में एक चीज जुड़ जाती है कि भाई केले का छिलका देखो तो उस पर पैर मत रखो, उससे बचकर चलो, और दूसरों को भी बताओ। तो ये अनुभव जो है आपको सिखाता है, नई नई चीजें सिखाता है। ऐसे ही यहां पर तो सिखाने का काम कौन कर रहा है? अनुभव। सब्जेक्ट कौन हुआ? अनुभव, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। किसको सिखा रहा है? हमें, तो हमें ऑब्जेक्ट हो गया। अगेन, फिर से हिंदी का नियम वही रहा, SOV। अब इस वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो हम देखते हैं सब्जेक्ट अनुभव यानी एक्सपीरियंस, उसके तुरंत बाद जैसा अंग्रेजी में होता रहा है, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। यहां वर्ब क्या है? शिक्षा देना, टीचेस अस, टीचेस। और किसको शिक्षा दे रहे हैं? हमें, अस। तो इस वाक्य में भी हिंदी में वही नियम रहा, SOV, और अंग्रेजी में वही नियम रहा, SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तीसरा हम वाक्य लेते हैं, भोजन सबको शक्ति देता है। अब भोजन कोई राम श्याम मदन वदन नहीं है, भोजन सबको शक्ति देता है। यहां पर काम क्या हो रहा है? शक्ति देने का। यहां भी हम वर्ब को या क्रिया को समझाने के लिए अगर हम खाली बोलेंगे भोजन सबको शक्ति है तो ये समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए हमको एक शब्द इसके साथ और लगाना होता है। तो यहां हम कह रहे हैं भोजन सबको शक्ति देता है, तो काम यहां पर क्या हो रहा है? शक्ति देने का काम हो रहा है, ठीक है।
वर्ब। इस काम को कौन कर रहा है? भोजन। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? भोजन सब्जेक्ट हुआ। ठीक है। और किसको शक्ति दे रहा है? सबको। तो हिंदी में फिर वही नियम बना, SOV। अब हम इसे अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं, फिर वही नियम आएगा SVO का। आप देखिए, शक्ति देने का काम कौन कर रहा है? भोजन, फूड। फूड। क्या काम कर रहा है? शक्ति देने का। तो यहां पर शक्ति देने को भी हम अंग्रेजी में भी दो शब्दों में समझाएंगे। और किसको शक्ति दे रहा है? यहां भी हम उसको दो शब्दों में समझाएंगे, एक से अधिक शब्द में समझाएंगे। टू ऑल, ये ऑब्जेक्ट हो गया। यहां भी नियम वही रहा अंग्रेजी का, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा इस लेसन में कि कर्ता जीवित भी हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। एक वो अभी प्लूरल हमने लिया नहीं है कर्ता में। एक शब्द में समझाया जा सकता है, एक से ज्यादा शब्द में समझाया जा सकता है। यहां मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि रमेश दिल्ली से आ रहा है, या मैं कह दूं रमेश दिल्ली में रहता है। तो इसका बनेगा अंग्रेजी को में अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो रमेश लिव्स इन दिल्ली। रमेश लिव्स इन दिल्ली। अब रमेश कौन है? अगर रमेश मेरा भाई है और मैं उसका नाम नहीं लेता तो मैं कैसे समझाऊंगा? मेरा भाई दिल्ली में रहता है। अब वो दो शब्द हो गए ना, मेरा भाई या मेरा भाई रमेश दिल्ली में रहता है। अब दो शब्द हो गए सब्जेक्ट को समझाने के लिए। और आगे बढ़िए, मान लीजिए मेरे तीन भाई हैं, एक जो है मुंबई में रहता है, एक दिल्ली में रहता है, एक लखनऊ में रहता है। तो मैं कैसे समझाऊंगा? या एक पुलिस में काम करता है, एक मिलिट्री में काम करता है, एक डॉक्टर है। तो अब कैसे समझाऊंगा इसको? माई ब्रदर रमेश हु इज अ डॉक्टर लिव्स इन दिल्ली। तो ये सारे शब्द, माई ब्रदर रमेश हु इज अ डॉक्टर, ये सारे शब्द मिलकर एक सब्जेक्ट बनाते हैं। क्योंकि ये समझा तो एक ही व्यक्ति को रहे हैं ना, और रहने का काम वही व्यक्ति कर रहा है। तो रमेश भी सब्जेक्ट है, माई ब्रदर भी सब्जेक्ट है, माई ब्रदर रमेश भी वही सब्जेक्ट है, माई ब्रदर रमेश हु इज अ डॉक्टर ये भी वही सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट है। तो इसमें कभी भी आप कंफ्यूज ना हुआ करें कि एक से ज्यादा शब्द जो है वो कर्ता को समझा रहे हैं, या एक से ज्यादा शब्द क्रिया को समझा रहे हैं, या एक से ज्यादा शब्द कर्म को समझा रहे हैं। नियम वही रहेगा, उनको समझाने वाले शब्द, उनका बोध कराने वाले शब्द, कर्ता कर्म क्रिया का बोध कराने वाले शब्द एक से ज्यादा हो सकते हैं। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, इनको समझाने वाले शब्द एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नियम वही रहना है। तो दोस्तों, हमारे इस लेसन में आपने पिछले लेसन से आगे बढ़कर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट नियम को कुछ और बेहतर तरीके से समझा। हम अभी एक और एपिसोड में, एक और लेसन में इसको और बेहतर तरीके से समझाएंगे, आपकी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आप देखते रहिए हमारा चैनल इंग्लिश आसानी से। आपको, हमें विश्वास है कि आपको ये बहुत पसंद आ रहा होगा, और ऐसा है तो आप इसको लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अपने मित्रों के साथ, अपने परिचितों के साथ, अपने परिजनों के साथ और ऐसे लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, आसानी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनके साथ शेयर कीजिए।
या जिन्हें आप बताना चाहते हैं कि मुझे ये अच्छा लगा, उनके साथ शेयर कीजिए। अगले एपिसोड में हम इस ही कॉन्सेप्ट को, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वाले कॉन्सेप्ट को, इसी नियम को और भी अधिक बेहतर तरीके से समझेंगे। तब तक के लिए विदा।